नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 42, जिसका आपका टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, डेफिनेशन, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन और मीनिंग की, आपका क्रॉप ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप ग्रोथ की। तो आपका जो क्रॉप ग्रोथ है, क्रॉप ग्रोथ इज़ द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ प्लांट measured in terms of dry weight, height, or volume. It is a quantitative process that involves cell division and expansion, leading to an increase in biomass. तो आपका फसल वृद्धि क्या है? फसल वृद्धि एक पौधे के आकार में अपरिवर्तनीय वृद्धि है, जिसे शुष्क भार, ऊंचाई या आयतन के संदर्भ में मापा जाता है। यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मात्रात्मक प्रक्रिया है, मतलब आपका क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, जिसमें आपका कोशिका विभाजन और विस्तार शामिल है, जिससे जैव भार या बायोमास में वृद्धि होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप डेवलपमेंट की। तो क्रॉप डेवलपमेंट आपका क्या है? क्रॉप डेवलपमेंट इज़ द क्वालिटेटिव प्रोग्रेशन ऑफ अ प्लांट थ्रू इट्स लाइफ साइकिल. From germination to maturity, it refers to the changes in the form and function, such as the formation of leaves, tillering, flowering, and fruiting. While growth is a continuous process, development occurs in distinct measurable changes. तो आपका जो क्रॉप डेवलपमेंट है, आपका जो क्रॉप ग्रोथ है, वो आपका क्या है? वो फसल का विकास एक पौधे की जीवन चक्र के माध्यम से आपका गुणात्मक प्रगति है, जो अंकुरण से लेके परिपक्वता तक होती है। तो जो आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? जो आपकी अंकुरण से लेके परिपक्वता तक होती है, यह रूप और कार्य में बदलाव को संदर्भित करता है, जैसे पत्तियों का बनना। जैसे आपका क्या बनना? पत्तियों का बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, पत्तियों का बनना। टिलरिंग आपका फूल आना, मतलब फ्लावरिंग, और फल आना, फ्रूटिंग। तो ये कुछ आपकी प्रोसेसेस हैं जो आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? फसल के विकास के अंतर्गत, क्रॉप डेवलपमेंट के अंतर्गत। जबकि वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास अलग मापने योग्य चरणों में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले आपके कुछ कारक होते हैं। तो क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन अ प्लांट्स जेनेटिक मेकअप एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फसल की वृद्धि और विकास एक पौधे के आनुवंशिक बनावट और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक जटिल अंतःक्रिया से होती है। तो इसके कुछ आपके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, तो सबसे पहला जो आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, वो आपका है जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स आपके क्या होते हैं? द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ क्रॉप डिटरमाइंस इट्स इनहेरेंट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ईल्ड. These factors are passed down from one generation to the next and cannot be changed by the environment. तो अगर हम बात करें जेनेटिक फैक्टर्स की, तो एक फसल की जो आपका जेनेटिक मेकअप होता है, जो आनुवंशिक बनावट होती है, वह वृद्धि, विकास और उपज की अपनी निहित क्षमता को निर्धारित करती है। ये कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र जाते हैं और पर्यावरण द्वारा बदले नहीं जा सकते हैं। इनका कहीं ना कहीं जो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, इसका आपके जेनेटिक मेकअप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका आपका जेनेटिक फैक्टर्स का सबसे पहला आपका पॉइंट है ईल्ड एबिलिटी. द मैक्सिमम पोटेंशियल ईल्ड अ क्रॉप वैरायटी कैन अचीव. तो कहीं ना कहीं जेनेटिक मेकअप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? पैदावार की क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। एक फसल किस्म की अधिकतम संभावित पैदावार आप कहीं ना कहीं थ्रू जेनेटिक मेकअप आप ले सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स ले सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी पीरियड. तो थ्रू जेनेटिक फैक्टर कहीं ना कहीं आप मैच्योरिटी पीरियड को भी आप इधर से उधर करने का काम
कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप्स लाइफ साइकिल फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट। तो जो आपकी मैच्योरिटी पीरियड है, जो आपका परिपक्वता पीरियड है, फसल के जीवन चक्र की अवधि बुआई से कटाई तक, आप थ्रू जेनेटिक फैक्टर्स इसको भी आप चेंज करने का काम कर सकते हैं, इसको भी आप मॉडिफाई करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद टॉलरेंस टू स्ट्रेस। तो टॉलरेंस टू स्ट्रेस की अगर हम बात करें, आप प्लांट्स एबिलिटी टू विद स्टैंड एडवर्स कंडीशंस लाइक ड्रॉट, सैलिनिटी और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। तो थ्रू जेनेटिक फैक्टर्स हम इसको भी अच्छा करने का काम कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्रॉप वैरायटी है उसको हम स्ट्रेस कंडीशन में टॉलरेंस बनाने का काम भी कर सकते हैं। तो तनाव के प्रति ये कहीं ना कहीं आपकी सहनशीलता इसमें आपकी आ जाएगी, तनाव के प्रति इसमें सहनशीलता आ जाएगी, मतलब टॉलरेंस लिमिट को हम कहीं ना कहीं थ्रू जेनेटिक फैक्टर बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो सूखे, खारेपन या अत्यधिक तापमान जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की जो पौधे की जो क्षमता है उसको हम थ्रू जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक फैक्टर इंक्रीज करने का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो हम अपनी वैरायटी में, क्रॉप वैरायटी में डालने का काम कर सकते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेज। तो रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेज इसमें आपका क्या है, the natural ability of a plant to fend off pathogens and insects। तो कीटों और रोगों के प्रति जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है आपकी वैरायटी की, आपकी क्रॉप की, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने का काम थ्रू जेनेटिक फैक्टर कर सकते हैं। तो रोग जनकों और कीड़ों से बचाव करने की पौधे की जो प्राकृतिक क्षमता है उसको हम थ्रू जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो पोषक तत्व और पानी के उपयोग की दक्षता को भी हम इसके थ्रू बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हाउ इफेक्टिवली अ प्लांट कैन एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर कैसे आपका प्लांट उसको एफिशिएंटली, दक्षता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का काम कर सकता है, वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक फैक्टर्स। तो कहीं ना कहीं जो पोषक तत्व और पानी की जो उपयोग की जो दक्षता है उसको भी हम इसके थ्रू बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो एक पौधा उपलब्ध पोषक तत्वों और नमी को कितना प्रभावी ढंग से अवशोषित और उपयोग कर सकता है, तो इसकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी इंक्रीज करने का काम हम थ्रू जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक फैक्टर कर सकते हैं। इसके बाद जेनेटिक फैक्टर के बाद आपका नेक्स्ट जो फैक्टर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो पर्यावरणीय कारक आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित करता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे प्रभावित करता है, तो इसमें हम बात करेंगे पर्यावरणीय कारक जो आपका है। तो दीज आर द एक्सटर्नल कंडीशंस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट अ क्रॉप्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू क्लाइमेटिक, एडाफिक। एडाफिक का मतलब आपका क्या है, सॉइल रिलेटेड जो आपके फैक्टर्स होते हैं। एडाफिक मतलब सॉइल रिलेटेड एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, तो ये आपकी बाहरी स्थितियां होती हैं जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो सीधे फसल की वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने का काम करते हैं। तो ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो आपकी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें अक्सर जलवायु जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु, मृदा संबंधी मतलब जो आपके एडाफिक फैक्टर हैं, जो आपके सॉइल रिलेटेड फैक्टर हैं, और जैविक फैक्टर्स हैं, कुछ आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं मतलब जैविक कारक हैं। तो इन कुछ कारकों में इनको बांटा जाता है। तो सबसे पहला जो आपका है बात करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, मतलब आपके जलवायु संबंधी कारक आपके क्या होते हैं। तो जलवायु संबंधी अगर कारक की हम बात करें तो सबसे पहला जो आपका कारक है लाइट। तो लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो इसका सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें लाइट का, तो इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मतलब वेवलेंथ, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन का मतलब फोटो पीरियड। तो कहीं ना कहीं जो लाइट है उसका सबसे अहम भूमिका आपका किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपकी लाइट आवश्यक है। इसे गुणवत्ता, तीव्रता और अवधि के संदर्भ में आपका मापा जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर की बात करें तो आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर आपका कैसे क्या करता है,
तो टेम्परेचर जो आपका है अफेक्ट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी. Each crop has a specific range of minimum, optimum and maximum temperatures for growth. तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो तापमान आपका क्या है, ये तापमान आपका किस में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, कैसे ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है. तो तापमान जो है कहीं ना कहीं आपका प्रकाश संश्लेषण जो आपकी क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें आपका टेम्परेचर बहुत अहम भूमिका अदा करता है, या रेस्पिरेशन में भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है. और जो आपकी डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी टेम्परेचर अहम भूमिका अदा करता है. और एंजाइमेटिक गतिविधि जैसे आपका उपापचय प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करने में हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, अहम भूमिका अदा करता है. प्रत्येक फसल की वृद्धि के लिए न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम तापमान की एक विशिष्ट सीमा होती है. कोई भी अगर आपकी क्रॉप की ग्रोथ होती है, जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रोसेस होती है, उसके लिए जो आपका मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में आपका प्रेसिपिटेशन आता है, मतलब पानी, वर्षा. प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश. तो कहीं ना कहीं क्रूशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड टर्गर मेंटेनेंस. बोथ अ लैक ऑफ वाटर मतलब ड्रॉट एंड एन एक्सेस मतलब फ्लडिंग कैन सीवियरली इम्पैक्ट ग्रोथ. तो जो आपका पानी है, पोषक तत्व परिवहन और टर्गर जो प्रेशर होता है, रख रखाव सहित सभी शारीरिक जो आपकी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें अहम भूमिका अदा करने का काम करता है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो जो आपके एटमॉस्फेयर में डिफरेंट आपकी गैसेस पाई जाती हैं वो भी आपके बहुत अच्छे फैक्टर्स हैं आपकी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. तो हम अगर बात करें एटमॉस्फेरिक गैसेस की, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि आपकी बेनिफिशियल होती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये आपका रॉ मटेरियल होता है आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए. तो अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है आपके एटमॉस्फेयर में, तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी है वो आपकी नहीं हो पाएगी. और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो आपका फूड मटेरियल नहीं बनेगा, जिससे आपका जो क्रॉप का, जो प्लांट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो आपका नहीं हो पाएगा. व्हाइल ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रूट रेस्पिरेशन, और जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो आपका रूट रेस्पिरेशन में भी अहम भूमिका अदा करती है. तो जो आपकी वायुमंडलीय गैसें हैं, तो सीधे सी अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्राथमिक कच्चे माल का काम करता है, जबकि जो आपकी जड़ें हैं वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं. तो जो आपकी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका अदा करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में. नेक्स्ट आपका है विंड एंड ह्यूमिडिटी. तो विंड एंड ह्यूमिडिटी, हवा और आर्द्रता की अगर बात करें, विंड कैन कॉज फिजिकल डैमेज मतलब लॉजिंग एंड इंक्रीज इवेपोट्रांसपिरेशन. हाई ह्यूमिडिटी कैन प्रमोट डिजीज वाइल लो ह्यूमिडिटी कैन इंक्रीज वाटर लॉस. तो जो आपकी विंड है और जो आपकी ह्यूमिडिटी है, तो ये भी आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रभावित करती है. हवा शारीरिक क्षति जैसे लॉजिंग का कारण बन सकती है और वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा सकती है. उच्च आर्द्रता रोग को बढ़ावा दे सकती है, जबकि कम आर्द्रता पानी के नुकसान को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करती है. इसके बाद हम बात करते हैं एडाफिक फैक्टर्स की, जो आपके सॉइल के फैक्टर्स हैं, जो आपके मृदा कारक हैं, उनकी बात करते हैं. तो इसमें आपका क्या आता है, जो सबसे पहला आपका है सॉइल मॉइस्चर. तो आपका जो सॉइल मॉइस्चर है वो कैसे आपका क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. तो द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू द प्लांट रूट्स. तो जो आपकी मिट्टी की नमी है, पौधे की जड़ों को उपलब्ध जो पानी की मात्रा होती है, वो कहीं हद तक बहुत ही ज़्यादा आपकी क्रॉप और ग्रोथ की डेवलपमेंट को प्रभावित करती है. वो कैसे करती है, क्योंकि जो आपका फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटी होती है, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें वाटर एक अहम भूमिका अदा करता है. तो सीधी सी बात है, अगर आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी तो आपका जो फोटोसिंथेट है, जो आपका फूड मटेरियल है, वो अच्छे से नहीं बनेगा. और आपकी जो क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाला फोटोसिंथेट अगर नहीं बनेगा तो आपकी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा.
तो पानी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे जो आवश्यक जो खनिज तत्व की जो उपलब्धता है, वो भी आप बिना सुनिश्चित किए अपनी क्रॉप की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आपको सॉइल के थ्रू आप प्लांट को जो न्यूट्रिशन देना है, जो डिफरेंट आपको न्यूट्रिएंट्स देने हैं, वो आपको देने ही पड़ेंगे। बिना उसके आप क्रॉप का जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसको करने में नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर की बात करें, इन्फ्लुएंस एरेशन, वाटर इनफिल्ट्रेशन एंड रूट पेनिट्रेशन। तो स्ट्रक्चर और टेक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका वातन पानी के रिसने और जड़ के प्रवेश को जो प्रभावित करता है, तो ये सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर भी आपके प्लांट के इस्टेब्लिशमेंट में अहम भूमिका अदा करते हैं। एरेशन में, इनफिल्ट्रेशन में, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल पीएच की। तो सॉइल पीएच आपका क्या होता है? द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल विच अफेक्ट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जो आपका मिट्टी का जो पीएच मान होता है, तो मिट्टी की अम्लता या क्षारीयता जो होती है, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता और सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को प्रभावित करने का काम करती है। तो अगर आपका जो पीएच मान है, जो कि आपका 0 से लेके 14 तक जो पीएच स्केल होती है, उस आधार पे हम मापते हैं। तो अगर पीएच मान अगर आपका न्यूट्रल नहीं है, या जो क्रॉप जिस कंडीशन में आपको जिस पीएच मान पे ग्रो करनी चाहिए, आप अगर उस कंडीशन में ग्रो नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो आपकी जो मिट्टी है उसमें अम्लता या क्षारीयता, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होंगी, तो जो आपकी पोषक तत्वों की उपलब्धता है प्लांट के लिए, वो बहुत ही अच्छी होगी। और पोषक तत्वों की उपलब्धता अगर आपके प्लांट को अच्छी होगी, और जो आपका सॉइल का जो पीएच मान है वो आपका अगर न्यूट्रल कंडीशन में होता है, तो लगभग जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल या केमिकल एक्टिविटीज़ हैं आपकी सॉइल, वो बहुत सॉइल की वो बहुत अच्छे से होती हैं। अगर वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, तो जो आपका न्यूट्रिएंट है वो आपके प्लांट को अच्छा मिलेगा, और अगर न्यूट्रिएंट अच्छा मिलता है प्लांट को, तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉइल टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस सीड जर्मिनेशन, रूट ग्रोथ एंड द रेट ऑफ द न्यूट्रिएंट अपटेक। तो मिट्टी का जो तापमान है वो आपका क्या करता है? वो बीज के अंकुरण, जड़ की वृद्धि और पोषक तत्वों के अवशोषण की दर को प्रभावित करने का काम करता है। कौन? आपका सॉइल टेम्परेचर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं। कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो अगर बायोटिक फैक्टर्स अगर हम लेके चलें, तो सबसे पहला जो आपका बायोटिक फैक्टर है आपके वीट्स हैं। तो वीट्स, बायोटिक फैक्टर्स मतलब जैविक कारक। जैविक कारक में जो सबसे पहला आपका कारक है वीट्स हैं। वीट्स क्या करते हैं? वीट्स compete with crops for resources like water, light and nutrients। तो जो आपके वीट्स हैं वो कंपटीशन करते हैं कुछ संसाधनों के, कुछ रिसोर्सेज के। वो रिसोर्सेज आपके कौन कौन से हैं? पानी है, आपका प्रकाश है, और आपके जो पोषक तत्व हैं, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे संसाधनों के प्रति आपकी जो फसल और वीट के जब कंपटीशन होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये कंपटीशन ना हो, इसके लिए हमको वीड को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके बाद पेस्ट एंड डिजीजेज। तो पेस्ट और डिजीजेज जो आपके हैं, जो कीट और रोग हैं, कैन डैमेज प्लांट्स रिड्यूसिंग देयर एबिलिटी टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ईल्ड। तो ये पेस्ट और डिजीजेज भी क्या करते हैं? पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और पैदावार क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो इंसेक्ट और पेस्ट भी कभी कभी क्या करते हैं? आपकी इनिशियल स्टेज पे उसको अफेक्ट करते हैं, या ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड में अफेक्ट करते हैं। तो अगर सीधा सीधा अगर देखा जाए, आपकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो अफेक्ट करती है, तो आपकी क्रॉप का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर हम बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो सॉइल माइक्रोब्स, पॉलिनेटर्स एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कैन इन्हेंस ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स। तो आपके जो लाभकारी जीव हैं, जैसे मिट्टी के रोगाणु, परागकण,
परागण और लाभकारी कीड़े वृद्धि को बढ़ा सकते हैं और पौधे की रक्षा कर सकते हैं। तो कुछ आपके बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जैसे आपके सॉइल माइक्रोब्स, पॉलिनेटर्स एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट, तो ये भी आपकी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही अहम भूमिका अदा करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।